प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं रंजय त्रिपाठी जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं रंजय जी का। रंजय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रारंभ पर। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपको भी और दर्शकों जी, को नमस्कार। दर्शकों, लोकसभा चुनाव पर हम लगातार बात कर रहे हैं और प्रारंभ पर आपने ये देखा होगा कि हम जिस देश के हिस्से के चुनाव पर बात करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि वहाँ के व्यक्ति से बात किया जाए, ऐसे व्यक्ति से बात किया जाए जो वहाँ की ज़मीनी हालात जानते हैं। रंजय त्रिपाठी जी हैं तो उत्तर प्रदेश, लेकिन अभी एक लंबी यात्रा, एक लंबा स्टे करके आए हैं उड़ीसा और उड़ीसा में भी 21 सीटें हैं लोकसभा की। 2019 की बात करें तो 12 उसमें बीजू जनता दल के पास, 8 भारतीय जनता पार्टी के पास और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के पास। इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव उड़ीसा में 2 तरीके से लड़ा जा रहा है। एक तो लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है दिल्ली के लिए, उसी के साथ वहाँ की असेंबली जो 147 सीटें, अगर मैं बिल्कुल भूल नहीं रहा हूँ तो 147 या 167, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ। आई थिंक 146, 147, 147 सीटों पर विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। और एक चीज़ 2014 से ये देखी जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री लिया, तो उन्होंने जनता के स्तर पर, मतदाता के स्तर पर एक नई तरह की समझ विकसित की है कि देश में चुनाव में विधानसभा के लिए कैसे वोट किया जाए और लोकसभा के लिए कैसे वोट किया जाए। यही वजह है कि बिहार जैसा राज्य उदाहरण है कि जब वो विधानसभा के लिए वोट करता है तो दूसरे पैटर्न पर वोट करता है, लेकिन वही बात जब लोकसभा की आती है तो वो नरेंद्र मोदी को झाड़ के दे देता है। आप कोई भी प्रदेश देख लीजिए, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल आप देख लीजिए, कितना 2 सीट से, 1 सीट से कहाँ उभार लेके कहाँ तक पहुंचती है। उड़ीसा में अगर मैं ये कहता हूं कि देश में 2014 के बाद एक विपक्ष के नाम पर अगर राष्ट्रवादी विपक्ष कहीं देखा जाता है, जब मैं राष्ट्रवादी विपक्ष कहता हूं दर्शकों, तो मेरा मतलब ये होता है कि कम से कम देश के दुश्मनों के खिलाफ नहीं खड़े, कम से कम देश के सेना पे सवाल न खड़ा करो, कम से कम देश में हो रहे कि हर विकास पर अइयां सवाल न खड़ा करो। तो मैं 2 व्यक्तियों को पाता हूं भारतीय राजनीति में वर्तमान में। एक है बहन मायावती, मैंने उनकी भी राजनीति में आप सबने देखा होगा, कभी वो नकारात्मक राजनीति नहीं करती, उनके इतिहास पर मत जाइए। लेकिन पिछले 10 सालों में एक भी ऐसा स्टेटमेंट जो देश के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, किसी धर्म के विद्वेषपूर्ण हो, ऐसा नहीं। यही स्थिति उड़ीसा में नवीन पटनायक की देखी जाती है। मोदी के साथ उनका गजब का है। ऐसे तो एनडीए के कई सारे जो इंटरनल घटक है उनके साथ भी वो रिश्ता नहीं है, जो नवीन पटनायक का नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ है, व्यक्तिगत रूप से भी और सरकार में कामकाज को लेके। कभी भी दिल्ली के घृणित आरोपों की तरह आपने नहीं देखा होगा कि दिल्ली हमें काम करने से रोक रही है। गजब का तालमेल है, लेकिन इसे कहते हैं स्वस्थ लड़ाई। जब ये दोनों पार्टियां उड़ीसा की जमीन पर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं, रंजय भाई आप आए हैं वहां से लौट के, जरा बताइए ना क्या हालात है। और एक चीज और बताइएगा कि 12-8-1 ये पिछला 2019 का स्कोर है। इस समय विधानसभा और लोकसभा दोनों एक साथ हो रहे हैं, यानी बीजू जनता दल, नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ मैदान में। कौन बाजी मारने जा रहा है इस बार, क्या है, और जबकि पूरी में खेल हो चुका है। जी, पुरी आपने नाम लिया, मैं वहीं पे वहां भी गए थे। भुवनेश्वर है, कटक है, संबलपुर है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जाते हैं तो हमारे जो जिनसे मिलते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ के कर्मचारी होते हैं, और आसपास के जो चाय वाले जो दुकान है, मेरा ओला ड्राइवर है, ओला उबर में चलते हैं, कभी ऑटो में जा रहे हैं, उनसे सबसे बात करते हैं। एक जो मैंने पैटर्न पाया है वही पैटर्न आपको ये उड़ीसा में भी है। उड़ीसा में आपको कोई पोस्टर, बैनर, लाउड स्पीकर, ट्रैवल, जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में और देख रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश गए, वहां पे भी ऐसे ही हालत था। आपको मालूम है, दिल्ली हरियाणा की भी ट्रैवल करके आए, उधर भी ऐसा कोई वो ये नहीं था। गुजरात गए, उधर भी कोई ऐसा हल्ला रंगा नहीं था। मतलब जो चुनाव का जो पैटर्न था वो पूरी तरह से बदला हुआ है। मेरे मतलब मैंने आपको बताता हूँ, पूरे 9 या 10 दिन में मैंने एक दिन एक वो देखा पिकअप, जिसपे बीजेपी का वो लगा हुआ था, कमल निशान वाला पोस्टर वोस्टर। मोदी जी का एक चुनाव था और कुछ लोकल उड़ीसा के उनके नेता थे, और वो कुछ अपना उड़िया में बोलते हुए चलते चले जा रहे थे, कोई उस गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। और मैंने लगभग 2 या 3 बार मैंने बीजू जनता दल की जो है नवीन बाबू की
पार्टी की 2-3 गाड़ियां, और वो भी मैंने कहाँ देखी हैं, कहीं और नहीं देखी है, बस वो भुवनेश्वर से पूरी एक्सप्रेस वे पे, मतलब वो एक जो हाईवे चलता है वो सिंगल रोड है, इट इज नॉट 4 लेन, सिंगल रोड है, उस पे वो जा रहे थे कहीं, वो मतलब वो मतलब बीजेपी वाले वो कहीं जा रहे थे और ये भी कहीं जा रहे थे, उससे लगा हुआ था। मुझे ये भी नहीं पता कि वो रिली बीजेपी वाले लोग थे या कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि भाई गाड़ी लेके आओ, मेरा पोस्टर बैनर लगा के आ रहे हो। ये तो वही माहौल रहा। दूसरा, इस जो पिछला जो इतिहास था वह तो जो था, चुनाव के पहले कुछ समय पहले तक ये हुआ था कि भाजपा और बीजेपी जनता दल इस बार कोलेबोरेशन करेंगे, मतलब गठबंधन करेंगे, गठबंधन करके लड़ेंगे। तो लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि नवीन बाबू एक बहुत लंबे समय तक, शायद 20 या 24 साल तक वहां पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इस समय उनकी सेहत ऐसी है कि वो अपने हाथ से एक कप चाय उठा करके नहीं पी सकते हैं। 25 और सालों उनकी, से। जी, उनकी सेहत जो है ना बहुत 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 ही खराब है, वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। और तो इस चीज को लेकर के जो है एक पब्लिक में भी ये है कि नवीन बाबू जो है वो अगर जीत भी जाएंगे, अगर बीजू जनता दल जीत भी जाएगा तो नवीन बाबू तो मुख्यमंत्री ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे, उनकी सेहत, उनका स्वास्थ्य ही अलाउ नहीं करेगा कि वो काम करें। तो इसलिए जो है वो चाह रहे हैं, इसलिए पब्लिक का मूड ये है कि इस बार हम लोग बदला जाए, मतलब सरकार, मैं अभी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा जो मतलब हर बार लोकसभा और विधानसभा उड़ीसा का साथ ही होता है, पिछली बार भी साथ ही हुआ था। तो विधानसभा में मतलब मैं बहुत सारे लोगों का यह है कि विचार है कि हम लोग इस बार सरकार बदले। तो आप मान के चलिए कि जो पिछली बार जो लड़ाई थी जिसमें नवीन बाबू बड़ी क्लियर मेजोरिटी से जीते थे, इस बार वो लड़ाई बहुत टफ, मतलब कि 147 में से वो, आप बताइए, वो 75-72 वाली लड़ाई होगी। मतलब या तो 75 भाजपा पा जाए, 72 नवीन बाबू पा जाए, 75 नवीन बाबू पा जाए, 72 वो हो जाए, वो एक अलग से एकदम जो क्लीन स्वीप था बीजू जनता दल का, वो वाला मामला नहीं रहने वाला है। ये तो ठीक है। विधानसभा की बात है। और हाँ। अगर हम लोग, हाँ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई विधानसभा, जैसे विधानसभा में तो होता है आपको थोड़े ज्यादा पैटर्न मिल जाता है, क्योंकि आप जाते हैं, आपको 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ट्रेवल किए, रुके किसी चाय की चपड़ी पे, चाय पी, उनसे पूछे भैया ये कौन सा विधानसभा है, तो पता लगा वो विधानसभा बदल गया। उनसे पूछो भैया यहाँ क्या हाल चाल है, क्या विचार है, क्या हम्म। चल रहा है। तो आप आदमी जो है बातचीत कर, सबसे पहले तो पूछता आप कहाँ से हो, बताइए यूपी से, तो वो पहले यूपी की तारीफ करता है, फिर अपने यहाँ की बात करता है। तो एक तो ये पैटर्न मैंने देखा है कि जैसे आप बताते हो कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो बोले कहाँ से है, मैं लखनऊ में रहता हूँ, और लेकिन रहने वाला गोरखपुर का हूँ। तो पहले वो गोरखपुर का, पहले महाराज जी का, पहले उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश से लॉ एंड ऑर्डर का, बुलडोजर का पहले तारीफ करता है, फिर उसके बाद वो अपने पहले तो फिर अपने यहाँ की बात बताता है कि मेरे यहाँ क्या होने वाला है। तो अपने यहाँ की बात उनको मैंने जगह पे, कई जगह पे देखा है कि मोस्टली इट इज गोइंग टू बी ए टफ नेक टू नेक फाइट विधानसभा, एकदम बिल्कुल विधानसभा में। नेक टू नेक, विधानसभा में नेक टू नेक फाइट होगी, कोई उसमें अच्छा, जो है अगर वो, अगर अगर उड़ीसा के विधानसभा राजनीति की बात करें, उड़ीसा के प्रदेश स्तर की बात करें, तो वहां पर कांग्रेस, बीजेडी, मैं प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस, उनके अलावा कोई रीजनल फोर्स तो वहां पे है नहीं। बीजेडी कोई खुद वहां नहीं की है। रीजनल फोर्स है। बीजेडी वहां पे अगर मैं बताऊं तो ग्राउंड पे सिर्फ दो ही है, बीजेडी और हाँ। बीजेपी। कांग्रेस का तो नाम लेने वाला भी मुझे कोई नहीं मिला है। और मैंने जो लोगों से बात भी किया है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है लोकसभा के चुनाव को लेकर के। हम डिस्कशन कर रहे थे, कुछ संभ्रांत लोग थे यूनिवर्सिटी के, डिस्कशन कर रहे थे। तो मोस्टली दे आर लाइक न्यूट्रल पीपल, वो मतलब मैं उनको जानता हूँ लंबे समय से, तो वो कभी भी बैठ करके, जैसे बोला जाता है ना भक्त, तो वो भक्त भी नहीं रहते। जो चुनाव होता है, चुनाव चला जाएगा, वो बैठ करके दुनिया भर का वो क्रिटिसाइज करते हैं बैठ करके। मैंने उनसे सिर्फ और सिर्फ सरकार के क्रिटिसिज्म सुना है, तो मुझे मालूम था, मैंने उनको बोला, यही करके छेड़ा कि भैया अब तो आपका मौका आ गया है, अब आप तो जो है मोदी को वोट मत दीजिए और आप इस बार हटा दीजिए। तो बोल रहे क्या पागल हो गए हो क्या, फालतू बात मत करो। मैंने कहा अरे भाई, आप तो मुझे 5 साल से आप तो मुझे क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, हर बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक दो चार तो छोड़ करके जय श्री राम बोल देते हैं तो कहते हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया हुआ।
फिर काशी ये बढ़िया हुआ बड़ी माँ, लेकिन ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, ये पे कमीशन गलत है, ये पे गलत है, वो पेंशन गलत है, सब बिल्कुल आप अपोजिशन, ये नहीं चलना करना चाहिए कहते हैं नहीं 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 बाबा ये नहीं करना। उन्होंने मतलब जैसे कि हम लोग तो मानते हैं कि भाई भाई बड़ी क्लियर मानना है, मेरा मानना है, हम लोग मैक्सिमम जनता की बात का मानना है कि अगर कांग्रेस आएगी तो करप्शन बढ़ेगा, करप्शन बहुत ज्यादा होगा। वहां पे उन लोगों के ग्रुप ने मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो इस समय भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 5वीं है, तीसरी या चौथी होने जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में। 3 साल 4 साल के बाद में विश्व की तीसरी हो जाएगी। आज की डेट में हमारा लगभग 700 अरब डॉलर का हमारा विदेशी यूएस डॉलर का हमारा स्टॉक है। इतने पता नहीं कितने टन उन्होंने बता दिया, इतने टन सोना का हमारा स्टॉक है। हर महीने एवरी मंथ 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए का हम लोगों का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल, तो आप कहना क्या चाहते हो? कह रहे भैया ये सारा पैसा इस वक्त सरकार माला माल है, सरकार के पास बहुत रेवेन्यू है, तभी ये सड़क बन रही है, तभी ये स्टेडियम बन रहा है, तभी ये रेलवे लाइन बन रही है, नई ट्रेन बन रही है, नया एयरपोर्ट बन रहा है। अरे ये सब आप वापिस आ जाएंगे ना तो ये लूट डालेंगे, सारा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। ये चोरी डकैती बेहिसाब धन जो ये मोदी इकट्ठा किए ना ये सब लूट के खा जाएंगे, तो इनको नहीं आना है। हम निपट लेंगे, एक बार मोदी पीएम बन जाएंगे तो बाद में गाली देंगे, हम निपट लेंगे। लेकिन ये जो जीएसटी कलेक्शन है, ये जो फॉरेन करेंसी, ये इनके हाथ में नहीं आने देना है, नहीं तो ये सब इसका मैंने कहा इसका गजब है, हाँ हाँ गजब एंगल इसका निकाले आप मतलब तो भाई साहब। ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है, और मैं आपको बताऊं, मैं भी पिछले करीब 8-10 दिन उत्तर प्रदेश के गांव की तरफ खास तौर से मैं घूमा। एक चीज तो साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी ब्रांड ये लोगों तक पहुंचा हुआ है, और एक लाभार्थी वर्ग चूंकि ऑलरेडी क्रिएट हो गया। आपने कहा कि कुछ आप बिल्कुल वैज्ञानिक टाइप के लोगों में बैठे थे, तो उन्होंने तो आपको इतनी फिगर्स गिना दी। मैं जिस वर्ग में, अब गांव देहात में अगर आप जाके बैठिए तो 10 लोग अगर आपको मिल रहे हैं तो पता चल रहा है उसमें से 8.5 आदमी लाभार्थी है। अब दर्शन खसेंगे कि मैं 8 की जगह 8.5 क्यों कहा? क्योंकि अगर कोई अकेला बैठा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कहता है कि हमारी पत्नी को जो है वो पेंशन मिल रहा है, या हमारे फलाने चाचा को जो है फलाने मिल रहा है। तो एक ये गारंटी मोदी की एक साथ, और दूसरा कि वो ऑलरेडी जो उनको काम वो कर चुके हैं पिछले 10 सालों में। ये उड़ीसा की जमीन पर आपने एक दूसरे वर्ग की बात की, जमीन पर आपको कितना दिखाई दे रहा है? और दूसरी चीज कि पिछली बार अगर आप कह रहे हैं कि विधानसभा का हो रहा है चुनाव साथ में, और वहां पर बीजेडी के लिए विधानसभा में बदलाव की स्थिति आ चुकी है, जो कि इतने लंबे समय से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग तो होश संभालने के बाद जो है अब तक अच्छी खासी उम्र में पहुंच गए होंगे और नवीन पटनायक को ही देख रहे होंगे। 25 साल वाले तो सब यही देख रहे होंगे कि एक ही आदमी मुख्यमंत्री है। तो ये बदलाव अगर विधानसभा में हो रहा है तो लोकसभा में इस बदलाव का कितना असर पड़ेगा? और 12, 8 और 1 का जो बंटवारा था 21 सीटों का, बीजेडी 12, बीजेपी 8 और कांग्रेस 1, इस बार क्या फिगर देख रहे हैं आप? 21 में से कितने नंबर? देखिए एक तो मुझे डाउट लग रहा है, जो एक वाला है उसको तो आप 0 कर दीजिए। अच्छा, कांग्रेस 0, ठीक। हाँ लड़ाई होनी है भाजपा और बीजेपी में। ये जो जैसे 12-8-1 था, आप इसको मैं इसको भाजपा के लिए 15 से 17 सीट के बीच में मैं देख करके चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो अगर 15 हो गया तो 6 बीजेडी, और अगर 17 हो गया तो 4 बीजेडी। 4, हाँ ठीक है। तो ये एक बढ़त वहां पर नरेंद्र मोदी के काम की वजह से दिख रही है, या नवीन पटनायक को बदलना है इस वजह से मोदी को लोकसभा में ज्यादा दे देना है? देखिए एक तो जो सबसे बड़ी जो चीज है जो कि मुझे वहां पे लोगों ने जो बताया, जैसे कि मैं कुछ बैठ करके हम लोग मालूम है चाय वाय भी पीते रहते हैं, 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोग का राजनीति चालू हो जाता है, बातचीत। यूपी वाले हैं तो तुरंत जो लोग नहीं बतिया रहे थे उनको भी घेर लेते हैं। आओ, एक जो सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर लोगों का विश्वास, ये विश्वास कि ये बंदा 1 रुपया फालतू नहीं खर्चा होने देगा, 1 भी रुपया बर्बाद नहीं होने देगा। वो मैंने मतलब एक बंदे में देखा कि मतलब वो यही कहता है कि पैसा नहीं बर्बाद होगा, जो भी टैक्स कलेक्शन है पैसा बर्बाद नहीं होगा, यहाँ लग जाएगा वहां लग जाएगा, ये बन जाएगा अच्छा
कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको याद होगा गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाना बना है, जो मोदी जी ने वो दिया था कि हम चालू करेंगे, और चालू भी हो गया गोरखपुर में। और आपको मालूम है कि उस फर्टिलाइजर कारखाने को पूरा का पूरा लगाने वाला कौन व्यक्ति था? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पूरा डिजाइनिंग से लेके पूरा, मतलब जीएम कौन थे? उन्हीं को मिला है वो। उड़ीसा में भी दो, उड़ीसा देख रहा है कि अरे बाबा, ये तो हमारे यहाँ पे फिर से दो मोदी का सेंट्रल का एक चालू हो रहा है प्रोजेक्ट, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी दो पीएसयू यहाँ पे लगने जा रही है, फर्टिलाइजर और केमिकल की। और उसके जाहिर सी बात है, जो जिनकी कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी गोरखपुर की थी, उन्हीं के कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन जगहों की, वहां की भी है। मैं मिला हूँ, मेरी बात हुई है, तो लोग देख रहे हैं। लोगों को मालूम है कि अगर कोई चीज यहाँ पे प्रॉमिस हो गया है, क्योंकि मोदी ने पिछली बार इलेक्शन में प्रॉमिस किया था ये दूंगा यहाँ पे, तो वो दे दिया और काम चालू है। अभी काम चालू हो गया है 1-1.5 साल से, और जब 25-25 में इसका जो है वो अभी इनॉग्रेशन हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। तो वो चीजें जो जो मोदी की तरफ से जो प्रॉमिस किया गया और वो जो डिलीवर किया गया ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पे लोगों अच्छा को भरोसा हो रहा है। अच्छा रंजन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। निश्चित आप चूंकि आप ऐसा नहीं है कि पहली बार आप गए हैं उड़ीसा, आप तो लगातार उड़ीसा जाते रहते हैं और इंटीरियर भी आप घूमे हैं। वेस्ट बंगाल में, पंजाब में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर केंद्र की योजनाएं यानी मोदी की योजना को ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में या तो लागू नहीं होने दिया, या उसको बहुत गंदे तरीके से लागू किया, या इतनी सस्ती हरकत की है कि कुछ योजनाओं के नाम बदल दिया है ताकि वो लगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट की योजना और मोदी की योजना नहीं है। ऐसा पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी 2017 से पहले यही देखा गया था कि बहुत सारी योजनाएं जो है अखिलेश यादव यहाँ लागू नहीं कर रहे थे। अब चूंकि 10 सालों में, मतलब 10 साल से भी पहले, 15 साल और पहले, यानी 25 साल से वहां पर बीजेडी है, नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा में आप क्या देखते हैं, मोदी के काम जमीन तक पहुंचाने में कितना सक्षम और कितना सहयोगी रही है बीजू जनता दल, यानी नवीन पटनायक की सरकार? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर चाहे हाउस हो चाहे नीतियां हो, वहां नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं नवीन पटनायक। ये अलग बात है कि चुनावी जमीन पर दोनों बड़ा कट्टर तरीके से लड़ते हैं। अभी प्रधानमंत्री गए थे, पानी पी पी के कोसा है उन्होंने नवीन पटनायक को जनसभा में। तो क्या देखिए, देखते हैं आप, नवीन पटनायक आखिर 25 साल तक कोई आदमी अगर लगातार जीतता जा रहा है, मुख्यमंत्री बनता जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि देखिए, उड़ीसा की जनता शेष दुनिया से कटी हुई है। तो नरेंद्र मोदी या सेंटर की योजनाएं कितने अच्छे तरीके से वहां पर आप देखते हैं जमीन पर उतरती हुई? देखिए, नवीन, बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि नवीन पटनायक का जो इतिहास है वो बाकी परिवारवादियों से अलग इतिहास है। बीजू पटनायक क्या थे? बीजू पटनायक का इंडोनेशिया में मान सम्मान है। बीजू पटनायक का पोलैंड में मान सम्मान है। बीजू पटनायक का पहले एक इतिहास पढ़ लीजिए को, कितने बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति वो थे। उनका ब्लड है नवीन पटनायक, ठीक है। वो जाहिर सी बात है कि बीजू पटनायक के नाम पे आए, लेकिन फिर नवीन पटनायक ने जो जो करप्शन रहित जो एक उड़ीसा में जो जो एक सरकार चलाया, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि चावल 2 रुपए किलो देने वाला, वो जो लोग पब्लिक ने दिया। दिया। फिर उन्होंने जो केंद्र की जो भी योजनाएं गई हैं, आप देखिए लोकसभा में, आप हरकतों से पता लग जाता है कि किस पार्टी के लोग हैं। लोकसभा में बीजू पटनायक के अगर जो, मतलब 25 साल में बीजद ने विरोध भी किया है 10 सालों में केंद्र सरकार का, लेकिन पॉजिटिव विरोध किया है। किन किन मुद्दों पे बिल्कुल, विरोध किया है और कहां पे बिल्कुल। समर्थन दिया है? तो जो बड़ी ईमानदारी से जो केंद्र की जो योजनाएं हैं वो लागू की गई है। नवीन बाबू से पब्लिक की नाराजगी ये नहीं है कि नवीन बाबू को हटाना है, कुछ ऐसी नाराजगी हो गई है ना। पब्लिक ये जान रही है कि नवीन बाबू का नेक्स्ट कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है। और जब तक नवीन बाबू के हाथ में कंट्रोल में ये पार्टी है, कोई इधर का इधर कर नहीं सकता। और नवीन ठीक। बाबू की अब सेहत ऐसी नहीं है कि वो सरकार चला सके। तो जो भी होगा, अगर वोट दे भी देंगे तो नवीन बाबू एक कुर्सी पे किनारे बैठे रहेंगे। हो सकता है वृद्धावस्था में उनका मेंटल स्टेटस भी ना हो कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हाँ, हैं।
तो कोई कुछ कर ले। तो नवीन बाबू को ये, अब आप भाई, मैं तो ट्रेवल किया हूं, लोग अब आप जाइए, आप रोड पे चले जाइए, आप देखिए उड़ीसा की सड़कें, शानदार सड़कें हैं, चाहे वो स्टेट की सड़कें हो, गांव की सड़कें हो, या चाहे केंद्र की हो, नेशनल हाईवे हो, बिल्कुल। और यही शानदार है। यही बिल्कुल ठीक है आपने जो बात की। यहीं पर मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा था कि जब मैं राष्ट्रवादी विपक्ष की कोई राजनीति की बात करता हूं, मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे दो उदाहरण, मैंने मायावती जी का नाम लिया, मैंने नवीन पटनायक का नाम लिया। तो निश्चित निश्चित रूप से एक सेंटर के साथ समावेशी रवैया, इसीलिए मैंने उसकी पड़ताल की कि क्या सेंटर की योजनाएं भी उतनी ही ईमानदारी से लागू हैं। क्यों? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी अपना चुनाव लेके जाते हैं, 2014 में गए हों, चाहे 2019 में गए हों, चाहे 2024 में अब गए हों, तो उड़ीसा ने समर्थन दिया है, 8 सीटें दी हैं, ऐसा नहीं है। और इस बार आप उस फिगर को दूसरे लेवल पर ले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं 15 से 17। तो कांग्रेस तो वैसे ही मतलब पुरी से जो उसने उदाहरण पेश किया है। तो अच्छा, एक चीज और मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी में, जिस तरीके से संबित पात्रा को चुनाव हारने के बाद, जबकि 5,40,000 के आसपास टोटल वोट मिला था संबित पात्रा को, उसके बाद भी चुनाव हार जाने के बाद एक, ये जो नई भाजपा है उसकी एक नई टेक्निक है। वो हारे हुए कैंडिडेट को कहती है कि हार गए तो अब दिल्ली मत नजर आओ, वहीं बने रहो। आप स्मृति ईरानी के केस में देख सकते हैं, दूसरी बार किला ढहा दिया। आप निरहुआ को, दिनेश लाल निरहुआ को आजमगढ़ में देख सकते हैं। और यही स्थिति हैदराबाद में माधवी लता के साथ हो रही है कि वहां पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां का चुनाव बिल्कुल फंसा हुआ है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता तो ये नई बीजेपी की एक नई शैली है कि संबित पात्रा को उसने वहां पे कर दिया है। और स्टेट असेंबली भी हो रही है। ऐसे में स्टेट असेंबली में, राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से आपकी ये फिगर 17 से कहीं ऊपर ना चली जाए। इतना कितना देख रहे हैं आप? देखिए, देखिए हम बताएं आपको कि उड़ीसा जैसे राज्य में मैंने ये देखा है कि जो पब्लिक को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, पब्लिक क्लियर है। हाँ। उसको जो बेनिफिट मिल रहा है, ये वाली बेनिफिट मोदी की तरफ से, और ये वाली बेनिफिट नवीन बाबू की तरफ से। अरे ये फंडा तो हर जगह क्लियर है, ममता ये यही मात फंडा, खा रही है सर। अरे सर मैं आपको बताता हूं, जो जो अगर पश्चिम बंगाल से कोई दर्शक देख रहा होगा, वो, मैं लगभग 9 साल से मैं कलकत्ता से कल्याणी हाईवे बनता देख रहा हूं। मतलब हमको जाना पड़ता है, वो कल्याणी में 3-4 इंस्टीट्यूट है, आइजर है, एम्स है, और तमाम और भी इंस्टीट्यूट आपके लिए, कल्याणी यूनिवर्सिटी है। वो जाना पड़ता है एयरपोर्ट से निकल करके, कमर का जो है ना वो धुन जाती है पूरी। इतना ठीक बात, 9 ठीक साल बात, से बन रहा है, 9 साल से बनवा रही है बिल्कुल। ममता नदी वो सड़क। और लेकिन वहीं पे उड़ीसा आपको, में ये स्थिति नहीं। अरे शानदार सड़कें हैं, शानदार मैं एक रास्ते चीज हैं, और एकदम शानदार मैं है, कोई दिक्कत वाली मैं बात नहीं है। मैं एक चीज और इसमें ऐड करूं। आप देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो काशी कॉरिडोर बनवाया, और उसके बाद उज्जैन का कॉरिडोर, आप साहब, जगन्नाथ कॉरिडोर नवीन पटनायक ने बनवाया उसको, वो उसके शिल्पी हैं। सेंटर के सहयोग से बनवाया, ये अलग बात है, लेकिन वो शिल्पी हैं। तो मुझे लगता है कि जिस राष्ट्रवादी विपक्ष की हम लोग बात कर रहे थे, कम से कम वो एक ऐसा देश में विपक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए बड़ा चुना चुना के सब लोग बतियाते हैं कि देखिए देश में लोकतंत्र तो होना चाहिए। अरे भाई, कांग्रेस जैसी बेहया लोकतंत्र थोड़ी ना होना, विपक्ष थोड़ी ना होना चाहिए कि जो हमारे सैनिकों पर सवाल उठाए, जो हमारे देश की विकास पर सवाल उठाए। तो ऐसे घृणित विपक्ष से बहुत अच्छा है नवीन पटनायक जैसा विपक्ष। और मैं तो मायावती जी को भी उसी लिस्ट में शामिल करता हूं। तो ये कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है रंजय भाई कि नवीन पटनायक जी अपनी अवस्था के कारण बीजेडी की राजनीति, जिस तरीके से एक विकल्प खोजा है और विकल्प की तरफ बढ़ रही है उड़ीसा की जनता, तो बट नेचुरल है कि उसका जो नेचुरल रिप्लेसमेंट, इसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत सामान्य प्रक्रिया की तरह राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण बड़े मित्रतापूर्ण वातावरण में दिखाई दे रहा है उड़ीसा में होता हुआ, कि नवीन पटनायक से सत्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ विधानसभा की आ रही है। और संभवतः यह नरेंद्र मोदी के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड है। और उसके बाद उड़ीसा की जनता में ब्रांड नरेंद्र मोदी और मोदी की गारंटी का भरोसा है
कि ये समीकरण जो 8 सीटों का था, 12 सीटें बीजेडी, 8 सीटें भाजपा, 1 सीट है कांग्रेस, कांग्रेस को आपने पहले ही जीरो कर दिया। तो अब ये स्थिति 8 से दोने यानी डबल होने तक की स्थिति में है। तो ये उड़ीसा का ग्राउंड रिपोर्ट थी, जो रंजय त्रिपाठी जी के माध्यम से दर्शकों हमने आपके सामने रखा, क्योंकि एसी कमरों में बैठ के कहीं का भी अनुमान लगाना ये उसी तरीके से है कि जैसे 10 होटलों से अलग-अलग सब्जियां मंगा के अपने घर के डाइनिंग टेबल पर सजा देना और मेहमानों से कहना कि कितना अच्छा खाना हमने बनाया है, आइए खा लीजिए। लेकिन मेहमान समझ जाते हैं कि ये किस ढाबे की दाल है और ये किस ढाबे की सब्जी है। संजय भाई, आपने उड़ीसा से लौटने के बाद उतरते ही पहले कुछ घंटों में हमसे बात किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और रंजय त्रिपाठी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।